कैसे हैं आप लोग? नमस्कार। मॉडर्न हिस्ट्री 1857 की क्रांति आज का टॉपिक। दो युद्धों के बारे में पहले भी हमने बात की थी। 1757 का प्लासी का युद्ध, जहां से अंग्रेजों ने शक्ति और सत्ता हासिल करने की ओर पहला कदम बढ़ाया था। 1764 का जो बक्सर का युद्ध हुआ, उसने उस पर मोहर लगाई। उसके बाद में जैसा सब चल रहा था, जनता तो खुश थी नहीं, अंग्रेज केवल अपनी झोलियां भर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने देखा था कैसे कैसे यहाँ पे टैक्स नीतियाँ थीं, कैसे कैसे किसानों को उनके व्यवसाय से अलग किया गया था, कैसे कैसे किसानों की स्थितियाँ खराब हुई थीं। इन सब का सम्मिलित प्रभाव था कि एक, आप कह सकते हैं कि विरोध की ज्वाला भड़क रही थी अंग्रेजों के प्रति। और वही ज्वाला जो थी, जो असंतोष था, वो 1857 में सबसे पहले एक विद्रोह के रूप में हमारे सामने आता है। और जब 1857 का विद्रोह होता है तो 1857 के विद्रोह के बाद में ब्रिटिश को भी समझ में आता है कि अब यहाँ अगर रहना है कुछ कुछ नीतियों में परिवर्तन करना होगा। और वो जो नीतियाँ हैं, उन नीतियों में परिवर्तन के लिए कई चीज़ें, कई प्रयास किए भी जाते हैं, कई नवोन्वेष भी होते हैं। भारतीय राजाओं के प्रतिनिधि बदलती है, जनता के प्रतिनिधि बदलती है, सिपाहियों के प्रतिनिधि बदलती है, सबके प्रतिनिधि बदली जाती है। लेकिन ये चिंगारी जो भड़की थी, वो अंत में भारत को आज़ाद करा के ही दम लेती है। आधुनिक भारत के इतिहास में जो 1857 का वर्ष है, वो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से स्वाधीनता संग्राम की जो शुरुआत है वो होती है। स्वाधीनता संग्राम यहीं से शुरू होता है। मेंस की क्लास होती तो मैं आपको कुछ नोट भी कराता, इसकी भूमिका भी बनवाता। यहाँ पर केवल फैक्ट और कुछ कॉन्सेप्ट हमको देखने हैं। जब आंसर राइटिंग की बात आएगी, मेंस में हम करेंगे तो उन चीज़ों को करेंगे। 1857 से प्रारंभ हुई जो ये यात्रा है, फिर ये अंत इसका कहाँ होगा? ये समाप्त होगी 1947 में। ये पूरी यात्रा हमको तय भी करनी है। तो आज का जो ये चैप्टर है वो 1857 से हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो विद्रोह था, जो क्रांति 1857 में जो विद्रोह हुआ, इसके कारण क्या थे। अक्सर आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि इसके तात्कालिक कारण क्या थे या उस समय के और कारण क्या थे, क्यों ये विद्रोह हुआ। तो इन कारणों पर हम बात करेंगे। जैसे एक लाइन में अगर कहा जाए कि तो तात्कालिक जो कारण थे वो सैनिक कारण थे। एक लाइन में कहा जाए तो कंपनी ने भारतीयों के प्रति बहुत सारे क्षेत्रों में भेदभाव किया था, उसमें सैनिकों के साथ भी भेदभाव किया था। सेना में ये भेदभाव स्पष्ट तौर पर दिखता था। तो सबसे पहले अगर हम तात्कालिक कारणों की बात करें, ये जो विद्रोह हुआ इसका कारण अगर हम देखें, और कारण में पहला हम उठाएं तात्कालिक कारण, तो तात्कालिक कारणों में जो इनकी विभेद की नीति थी वो हर क्षेत्र में थी, तो सेना में भी दिख रही थी। भारतीयों को रोज़गार सेना में दिया जाता था, लेकिन सेना में रोज़गार तो दे दिया जाता था, लेकिन उनके साथ जो बिहेव किया जाता था, जो उनके साथ सलूक किया जाता था, वो बहुत बुरा सलूक किया जाता था, बहुत ही गंदा व्यवहार किया जाता था। समझ में आ रहा है? तो बहुत गंदा व्यवहार किया जाता था। अब ये गंदा व्यवहार जो किया जाता था, बुरा बर्ताव किया जाता था, तो इसके कारण से 1857 का जो ये विद्रोह हुआ, इस विद्रोह के पहले भी विद्रोह हो चुके थे। ऐसा नहीं था कि ये पहली दफ़ा हुआ था, पहली बार हुआ था। 1765 में बंगाल में ऐसा हो चुका था, 1806 में वेल्लूर में हो चुका था, 1824 में बैरकपुर में हो चुका था। ये तिथि भी इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। 1765 में बंगाल में, 1806 में वेल्लूर में और 1824 में बैरकपुर में ऐसे विद्रोह हो चुके थे। लेकिन उन विद्रोह और इन विद्रोहों में थोड़ा सा अंतर ये है कि ये जो विद्रोह है ये आगे के लिए बहुत बड़ी नज़ीर बन गया, आधार बन गया। बात समझ में आ रही है? तो 1857 का विद्रोह स्पेशल क्यों हो गया, चैप्टर जब समाप्त होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। विभेद क्या किया जाता था? सेना में जो पोस्ट होती थी, सबसे निचली पोस्ट पे भारतीयों को रखा जाता था। सबसे निचली पोस्ट पे कितने भी योग्य व्यक्ति हों, कितने ही बहादुर क्यों ना हो, लेकिन
कितनी भी योग्यता और बहादुरी के बावजूद भी जमादार से ऊपर की पोस्ट नहीं दी जाती थी। ज़्यादा से ज़्यादा जमादार व्यक्ति बन सकता था, पदोन्नति नहीं दी जाती थी, किसी भी तरीके का उनको कोई स्पेशल उनकी योग्यता के अनुसार कोई नहीं दिया जाता था। और इस कारण से जो भारतीय थे वो अपने को दबा कुचला महसूस करते थे, और उद्देश्य भी अंग्रेज़ों का यही था कि इनको दबा कुचला महसूस कराया जाए। वेतन कम दिया जाता था, कोई भी भत्ता कम दिया जाता था, उनके साथ बिहेव बेकार किया जाता था, खाने पीने की चीज़ें जो थी उनका भी व्यवहार सही, मतलब उनको वो भी सही से नहीं दी जाती थी। किसी भी तरीके से रहन सहन व्यवहार में, चाहे खाने पीने की चीज़ों की बात हो, किसी भी तरीके से समानता नहीं थी, हर तरीके से भेदभाव किया जाता था। और ये जो भेदभाव था ये बहुत खलता था, है ना। हर तरीके से जो बड़े पद थे वो वहाँ के लोगों को दिए जाते थे। सेना में पादरी ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भी आते रहते थे, वो कन्वर्ट करने की कोशिश भी करते रहते थे, हर तरीके से प्रताड़ित होते रहते थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो ये सैनिक थे, सैनिक वास्तव में कोई सैनिक अलग से कोई वर्ग तो था नहीं, ये किसान ही थे, ये किसान ही थे। इनको कहा जाता है, इनके लिए एक शब्द, ये वर्दीधारी किसान थे, वर्दीधारी किसान ही तो थे। तो इनकी जो समस्याएं थी, किसानों की समस्याएं, वो भी इनकी समस्याएं थी। ये किसानों के परिवार से थे तो वो भी समस्याएं इनकी ही समस्याएं थी। लगान का बोझ घर परिवार पे पड़ रहा है, इनको वेतन भी नहीं दिया जा रहा है, इनके साथ व्यवहार नहीं किया जा रहा है सही। तो होता ये था कि ये लोग हमेशा एक कुंठा से ग्रसित रहते थे, इनकी धार्मिक भावनाओं को भी चोट पहुंचाया जाता था, और इनके हर तरीके से, हर रूप में इनका शोषण किया जाता था, इनको दबाया जाता था। तो जो धार्मिक भावनाएं थी, जब इसमें धार्मिक भावना, एक चीज़ मैंने एक दिन आपको बताया था कि और किसी चीज़ पर आप प्रहार करेंगे तो व्यक्ति भले माफ़ कर दे, लेकिन जो धार्मिक भावना होती, चाहे राजनेता भी इसका प्रयोग करते रहते हैं अक्सर, तो धार्मिक जो भावना होती है उस पर प्रहार जब होता है तो व्यक्ति बौखला जाता है, बिल्कुल बौखला जाता है। आप किसी पे धार्मिक टिप्पणी करके देखिए, कभी आप उसको वैसे गाली दे देंगे वो सह लेगा, लेकिन धर्म के नाम पर करके देखिए। अब आप कहेंगे नहीं, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं मानते, आप करके देखिए, मानने वानने की बात नहीं होगी। फिर आगे वो क्या करते हैं, जूता चप्पल क्या, वो कैसे क्या करते हैं, फिर देखिए। हाँ, अब वो अलग बात है, आप 20 लोग हैं, वो अकेले हैं तो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन जब उसको मौका मिलेगा या चिढ़ने की बात है तो वो चिढ़ेगा। धार्मिक भावना पर जब ठोस पहुँचेगी, चोट लगेगी तो दिक्कत होती है। तो उससे विद्रोह हुआ। विद्रोह करने का एक कारण ये भी था। हुआ क्या था, ये धार्मिक भावना पर चोट कैसे लगी, क्या हुआ, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हमको करनी है। धार्मिक भावना पे चोट की बात यह है कि 1856 की बात है, द जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट एक आया। इस एक्ट का नाम नोट कर लीजिए, द जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट। ये एक्ट आता है 1856 में। 1856 में एक्ट आता है, ये एक्ट आया। इस एक्ट में घोषणा ये की गई कि भारतीय सैनिकों को युद्ध करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, विदेशों में जाना पड़ेगा। बात समझ में आए? तो एक तो विदेश भेजा जाने का, भारतीयों को विदेश भेजने का इसमें प्रावधान किया गया, और दूसरा इसमें एक इनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस की गई थी इसी में। तो इनफील्ड नामक राइफल आई, जिसमें गोली लगाने से पहले कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था। इसका जो कारतूस था, इसको पहले ऐसे काटना पड़ता था, ऐसे ऐसे कारतूस है तो इसको खोलना पड़ता था, काटना पड़ता था, और तब ये लगती थी, तब इसको दागा जा सकता था। पता ये चला कि जो ये कारतूस है, इस कारतूस में गाय और सुअर, इन दोनों की चर्बी का यूज होता है। इनकी चर्बी का यूज यहाँ पर किया गया है। हिंदू धर्म में गाय की चर्बी मुंह में नहीं ली जा सकती, गाय नहीं खाते हिंदू, मुसलमान सुअर नहीं खाते। तो इन दोनों के कारण हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए इन चर्बियों को मुंह में लगाना किसी भी दृष्टि से सही नहीं था। धार्मिक दृष्टि से इन पर यह प्रहार किया गया अंग्रेजों के द्वारा। दूसरी चीज, अगली जो बात यह है कि जो यहाँ पे बाहर विदेश जाने की बात है, तो समुद्र पार करना उस समय क्या था, भारतीयों के लिए सही नहीं माना जाता था, उनके धर्म के खिलाफ था। किसी भी रूप में समुद्र पार करना वो सही नहीं माना जाता था। जब ये
पता चला कि समुद्र पार करके विदेश जाना है, वहाँ पर सर्विस देनी होगी, वहाँ पर काम करना होगा, तो भारतीय समुद्र यात्रा को क्योंकि पाप समझते थे, सही नहीं मानते थे, तो यहाँ से भी धार्मिक भावना पर ठोस पहुँची। बात समझ में आई? सैनिकों को जैसे ये दोनों बातें पता चली तो सैनिकों का जो इतने दिन का असंतोष था, जो पीड़ा थी, जो क्षोभ था, जो गुस्सा था, वो उबाल मार गया, सीमा पार कर गया। और उसी दिन के कारण 29 मार्च 1857 की बात है, 1857 की बात है, मंगल पांडे, मुझे जब इनका नाम पढ़ता हूँ तो मेरा टाइटल पांडे होने में मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है। वास्तव में जब ऐसा होता है तो अच्छा लगता ही है, इसमें क्या है। 29 मार्च 1857 की बात है, मंगल पांडे ने ऐसी कारतूस के प्रयोग का विरोध कर दिया। और ये छावनी जो थी, ये बैरकपुर छावनी थी, बैरकपुर छावनी की थी। और वहीं पर इन्होंने इसका, बैरकपुर छावनी में थे, इन्होंने विरोध कर दिया। जब विरोध हुआ, उत्पात मचाया गया वहाँ, तो 8 अप्रैल 1857, जस्ट 9-10 दिन में के अंदर ही, अप्रैल में 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। और जैसे मंगल पांडे को फांसी दी गई, अब क्या था, सैनिक भड़क उठे। अब उनके साथी को फांसी दे दी गई तो सैनिक भड़क उठे, सैनिकों ने फिर से विरोध किया। लेकिन ये आपको नहीं भूलना चाहिए कि ये सब जो सैनिक थे, जो भी थे, ये सब अंग्रेज़ों के अंडर में काम कर रहे थे, अंग्रेज मालिक थे, अंग्रेज जो चाहे वो करा सकते थे। अंग्रेजों ने इनका अस्त्र शस्त्र सब छीन लिया। ये नोट करते चलिएगा, डेट इंपॉर्टेंट है तो नोट करते चलिएगा। अस्त्र शस्त्र छीन लिया, लोगों को मारा पीटा गया, दंडित किया गया, पिटाई लगाई गई, कस के कोड़ों से पिटाई की गई, है ना। सैनिकों को सजा दी जाने लगी, बड़ी संख्या में उनको जेलों में कैद कर दिया गया। 10 मई 1857 की फिर बात आती है, सैनिक जो थे वो व्यापक विरोध पर उतर आए। और व्यापक विरोध पर जब वो उतरे तो उन्होंने विद्रोह जब किया, यहीं से क्रांति की शुरुआत हो गई। 10 मई 1857 की बात है, वो व्यापक विद्रोह पर उतर आए 10 मई 1857, और यहीं से क्रांति की शुरुआत हो गई, क्रांति की स्टार्टिंग यहीं से हो गई। ठीक है, ये हम अभी केवल कारण देख रहे हैं, इसके और बहुत सारे पक्ष हैं, उनको हम आगे अभी देख लेंगे। यहाँ से ये एक हमने समाप्त किया कि उस समय का जो तात्कालिक कारक था, तात्कालिक कारण क्या था। केवल तात्कालिक कारण ही नहीं थे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 5-7 फैक्ट भी हमने देख लिए, आर्थिक कारण भी इसके लिए जिम्मेदार थे। अब हमको देखना है कि ये कौन से आर्थिक कारक थे जो जिम्मेदार थे। सब आप जानते हैं, नई राजस्व व्यवस्था लाई गई थी, टैक्सेशन जो प्रणाली थी वो बहुत इस समय उनका कह सकते हैं बहुत कठिनाई हो रही थी लोगों को, क्योंकि उसका जो पालन किया जा रहा था अंग्रेज़ों के द्वारा, बहुत ही उसके नियम जो थे वो कठोर थे। सूर्यास्त का नियम था, पता है। उद्योगों का विकास ब्रिटेन में हुआ था, यहाँ के छोटे मोटे उद्योग धंधे नष्ट हो गए थे। जो कृषक थे उनकी आय घट रही थी, उनके उद्योग धंधे नष्ट हो रहे हैं, उनकी आय घट रही है, उद्योगों का विनाश हो रहा है, और जो कृषक हैं उनको भूखों रहना पड़ रहा है, दरिद्रता की स्थिति आ गई है। ऐसी स्थिति में जो आर्थिक स्थिति थी, जो यहाँ की जनता थी, यहाँ की जनता का जो परचेजिंग पावर था, जो पैसे की स्थिति थी, वो बहुत कम हो गई थी, पैसा उनके पास नहीं रह गया था। बात समझ में आ गई। केवल आर्थिक कारण ही नहीं, कुछ राजनीतिक कारण भी हम देख सकते हैं। आपसे नॉर्मली ऐसा प्रश्न पूछा नहीं जाता है, लेकिन पूछा जा सकता है। तो राजनीतिक कारण क्या बन सकते हैं, क्या हम कह सकते हैं। उस समय के अंग्रेज साम्राज्यवादी नीति पर चल रहे थे, बात समझ में आ रही है। और उनकी जो न्याय व्यवस्था थी, जो भी जनता के लिए अगर आप सोचेंगे तो किसी भी रूप में वो व्यवस्था जनता के हित में नहीं थी। उनका उद्देश्य क्या था, अपना कमाई बढ़ाना, अपने साम्राज्य का, अपने जो क्षेत्र है उसका विस्तार करना, यही तो। और उसके लिए चाहे भ्रष्टाचार करना पड़े,
ठीक है, उसके लिए चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े वो करने को तैयार थे। तो ये सारी चीज़ें वो कर रहे थे। जैसे डलहौजी था, डलहौजी की नीतियाँ साम्राज्यवादी नीतियाँ थी, है ना। ब्रिटिश जो थे वो भारतीयों से किसी तरीके का लगाव नहीं रखते थे, कोई अपनापन नहीं था। आप देखिए, जो गांव में कोई बाहर का आके बसता है तो उसको गांव के अन्य लोगों से लगाव नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसका बचपना कहीं अलग गुजरा होता है, उसकी जो सोसाइटी होती है वो अलग होती है। यहाँ पर आता है महज वो प्रॉपर्टी पा गया, मान लीजिए कि कई बार घर जमाई लोग आके, किसी के लड़के नहीं है, लड़की को प्रॉपर्टी मिली तो घर जमाई आके रहते हैं, उनकी स्थिति आप देखिएगा, और कोई इसमें से होगा तो बुरा मत नहीं मानेगा, उनको वैसा लगाव नहीं हो पाता है, उनको लगाव अपने वहाँ से होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो यहाँ की मिट्टी से जुड़े नहीं है। फिर आगे की एक दो पीढ़ी बीतेगी तो फिर वही घुल मिल जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। इस तरीके से होता है। तो अंग्रेज़ों को कोई लगाव नहीं था। प्रशासनिक कारणों की अगर हम बात करें तो अंग्रेज़ों का जो भी शासन पद्धति का रूप था वो हर तरीके से असंतुष्ट करने वाला था। परंपरागत भारतीय शासन पद्धति जो थी उसको समाप्त करके अंग्रेज जो अपना प्रशासन चला रहे थे, तो इसको प्रशासनिक कारणों में अगर हम देखें तो वो किसी भी तरीके से अनुकूल नहीं था जो यहाँ की सोसाइटी, यहाँ के समाज के अनुकूल हो। और इस कारण से इसके प्रति भी असंतोष था। बड़े पदों पर किसको बैठाया जाता था? प्रशासन में बड़े पदों पर हमेशा अंग्रेज बैठते थे। छोटे छोटे पद चपरासी वगैरह के हमारे यहाँ के लोगों को दिए जाते थे। और यहाँ पे भाषा क्या थी? हर तरीके की भाषा भी हर जगह अंग्रेजी का उपयोग, और हमारे यहाँ की जनता अंग्रेजी समझ नहीं रही है तो उसके ऊपर क्या दंड दिया गया, उसको कौन सी धारा लगाई गई, ये भी नहीं समझ में आता था, है ना। अंग्रेज केवल यही कारण नहीं था, अंग्रेजों की जो सोसाइटी थी, जो समाज था, अंग्रेजों का जो समाज था, अंग्रेजों का जो धर्म था वो भी हमसे भिन्न था। तो सामाजिक व धार्मिक विचारधारा को भी देखें तो वो हमसे भिन्न थे। अंग्रेज जो है वो सामाजिक और धार्मिक तौर पर भी हमसे भिन्न थे। उनका समाज, उनकी सोसाइटी, उनका नस्ल, उनकी प्रजाति सब अलग थी। और सबसे बड़ी बात थी कि वो अपने को श्रेष्ठ समझते थे, हम लोगों को निरीह मानते थे, हम लोगों को कमज़ोर मानते थे। हम हिंदू मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग, वो ईसाई धर्म को मानने वाले लोग, वो ईसाई मिशनरियों को प्रोत्साहित करते थे, इसमें भी धर्म परिवर्तन कराते थे, इसमें भी टकराव की स्थिति आती थी। सामाजिक सुधार कार्यक्रम चलाए गए बहुत सारे। क्यों चलाए गए? क्योंकि उनकी ज़रूरत उनकी आवश्यकता यही पड़ी। बात समझ में आ रही है? तो इन सब कारणों से, बाकी सेना में आपने देखा ही कि सैनिकों को जो भत्ते दिए जाते थे, सैनिकों के साथ जो व्यवहार किया जाता था, जो उनको खाना पीना दिया जाता था, उसमें तो अंतर था ही। वो तात्कालिक तौर पर जो उसने तो काम किया ही। बाकी ये सब कारण भी थे जो लगातार बैकग्राउंड में चल रहे थे। अवसर मिला और जब सैनिक विद्रोह हुआ तो ये सैनिक विद्रोह, सैनिक कहाँ से आते थे? सैनिक भी किसी न किसी परिवार के थे। और हमने क्या कहा? ये वर्दीधारी किसान थे। तो ये वर्दीधारी जो किसान थे ये सब समस्याएं भी झेल रहे थे। सैनिक जो था वो ये समस्याएं भी झेल रहा था, उसके परिवार वाले, वो स्वयं। तो ये विद्रोह भड़ककर सामने आ गया। 1857 का जो विद्रोह हुआ उसमें एक बात कही जाती है कि इसमें संगठन का अभाव था। नोट भी आप कर सकते हैं। 1857 की क्रांति के बारे में ये विचार, 1857 की क्रांति के बारे में ये विचार व्यक्त किया जाता है कि इसमें संगठन का अभाव था। क्यों कहा जाता है संगठन का अभाव? क्योंकि इसका उद्देश्य, समय, प्रचार प्रसार, इसकी प्रिपरेशन, इसकी तैयारी, इसके नेतृत्व आदि के बारे में किसी भी तरीके का कोई पहले से प्लान नहीं था, है ना। आप नोट कर लीजिए। क्योंकि इसके उद्देश्य, क्या उद्देश्य है, क्यों ये विद्रोह हो रहा है, समय, प्रचार, तैयारी, एकता, नेतृत्व, इन सब के बारे में कोई बढ़िया से प्लानिंग नहीं हुई थी। बहुत अच्छे से है सब कुछ इसमें दिखेगा आपको। जैसे कोई आपसे पूछे उद्देश्य क्या है तो तुरंत कहेंगे कि अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त होना। समय की बात अगर की जाए तो तुरंत पता चलेगा हुआ जिस समय वही था, लेकिन बहुत व्यापक स्तर पर नहीं। ये मेंस की बात है, मेंस में इसमें हम लोग एनालिसिस करेंगे। क्रांति जो थी वो आप कह सकते हैं कि शुरुआत इसकी जैसे छावनी से हुई, है ना, लेकिन गांव तक भी ये पहुंची थी।
अब यहाँ पर भी प्रश्न आता है, कुछ लोगों का विचार है, जैसे जो भी बातें हमने कि प्रचार प्रसार, तैयारी, एकता और संगठन, इन सब की बात जो है उसमें दो तरीके के हर जगह विचार मिलेंगे। कोई कहेगा था, कोई कहेगा नहीं था, लेकिन अपेक्षाकृत अभाव तो था। ठीक है, गाँव से, नगरों से हर जगह सपोर्ट की बात हुई थी कि वहाँ पे इसको फैलाया जाए, है ना। जैसे ये प्रमाण मिलता है कि जैसे कमल का, रोटी का, इन सब प्रतीकों का प्रयोग भी 1857 की क्रांति में किया गया था। कमल का प्रयोग किया गया था, रोटी का प्रयोग किया गया था, ये सब प्रतीक थे 1857 की क्रांति के। और ये प्रतीक क्यों प्रयोग किए जा रहे थे? ये संप्रेषण करने के लिए कि कैसे कैसे इसको शहर गांव हर जगह पे पहुंचा दिया जाए। तो ये सब था। उद्देश्य की अगर आप बात करेंगे तो उद्देश्य में भी जो क्रांति है, क्रांति का उद्देश्य निश्चित और अस्पष्ट माना जाता है। जितने भारतीय लेखक हैं वो कहेंगे अस्पष्ट और निश्चित था, इसमें कोई दो राय नहीं है। विदेशी लेखक कहेंगे कि नहीं था, लेकिन आपको यही मानना है कि इस उद्देश्य निश्चित था। उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों जो ये अत्याचार कर रहे हो, बाहर निकलो, यहाँ से जाओ, भारत को आज़ाद करो, भारत स्वाधीन हो जाए। तो उद्देश्य भी इसका हम यही मानेंगे कि निश्चित और अस्पष्ट था, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लेखक मानते हैं कि नहीं था तो वो माने, है ना। अब यहाँ पर ये भी है, जैसे बहुत सारे जैसे सैनिकों ने भाग लिया, कुछ जमींदारों, छोटे मोटे शासकों ने भाग लिया, तो उसमें ये लगाया जाता है कि इनके अपने व्यक्तिगत हित थे, व्यक्तिगत हित थे, और इस कारण से ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। सैनिकों को वेतन कम मिल रहा है, सैनिकों के साथ भेदभाव हो रहा है, इस कारण से वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जो छोटे मोटे शासक हैं, जो छोटे मोटे जमींदार हैं, वो लोग क्योंकि उनकी अधिकारों का हनन हुआ है तो वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि ये लोग भले ही व्यक्तिगत हित के लिए लड़ रहे थे, जो भी हैं सब व्यक्तिगत हित के लिए, लेकिन इनका सबका तीर किसके निशाने पर कौन था? इन सब के तीर के निशाने पर अंग्रेज थे। बात समझ में आ रही है? सारे लोगों का उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों को बाहर खरीदना। बात समझ में आ गई? तो इसलिए व्यक्तिगत हित से ज़्यादा यहाँ पर यह माना जाएगा कि उनका जो उद्देश्य था वो बड़ा अच्छा था। ठीक है, 1857 की जो क्रांति है वो समय की दृष्टि से भी देखा जाए तो एक वर्ग तो मानेगा कि कुछ निश्चित नहीं था, सब अभाव था। लेकिन आप बिल्कुल स्पष्ट जान लीजिए, अभाव नहीं था। आपको इसको काटना पड़ेगा, इसको तर्क के द्वारा सिद्ध करना पड़ेगा कि समय की शुरुआत जो बात थी, तो संपूर्ण देश में क्रांति की शुरुआत एक निश्चित समय पर करनी थी। 31 मई 1857 का दिन निश्चित किया गया था, है ना। और जैसे एक विल्सन महोदय ने कहा कि एक साथ विद्रोह करने के लिए 31 मई 1857 का जो दिन था उसको चुन लिया गया था। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो 1857 का ये दिन चुना गया था 31 मई 1857 का। लेकिन कुछ क्षेत्रों में समय से पहले ही सूत्रपात जो है विद्रोह का हो गया और कहीं पर बाद में हुआ। बात समझ में आ रही है? तो कुछ क्षेत्रों में विद्रोह का सूत्रपात निश्चित समय के बाद हुआ, पहले कहीं हुआ और कुछ समय बाद हुआ। लेकिन इस आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि 1857 की क्रांति का कोई निश्चित समय नहीं था। बात समझे? तो ये चीज़ें क्या हैं? ये मेंस की चीज़ें हैं, लेकिन कभी कभी प्रीलिम्स में भी तर्क देके पूछा जाता है, कुछ स्टेटमेंट आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो उसके लिए आप तैयार रहिए। ठीक है, तो क्रांति की शुरुआत जो है 31 मई 1857 का दिन चुना गया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। लेकिन मंगल पांडे ने तो 29 मार्च 1857 को कारतूसों के प्रयोग के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। तो वो जो आवाज़ उठाई थी, बाद में जो क्रांति हुई तो वो मंगल पांडे को फांसी दी गई थी और सैनिकों को सजा दी गई थी। इस कारण से, बात समझ में आ रही है? इस कारण से ये क्रांति अब हो रही है। ठीक है, राइट। 6 मई 1857 को भारतीय सैनिकों ने नए कारतूसों के प्रयोग का फिर से विद्रोह किया सबसे पहले। उसके बाद जब मंगल पांडे वाली घटना हो गई थी, तो जैसे ये विरोध करेंगे, जैसे भी किसी तरीके का विद्रोह करेंगे, तो अंग्रेज शांत बैठने वाले तो है नहीं। अंग्रेज तुरंत कहेंगे चलो बंदूकें यहाँ रखो और निकल लो धीरे से, और इनके ऊपर ऐसे थोड़ी ना, इनको सजा भी देंगे। ये सब काम अंग्रेज करने लगे और अंग्रेजों ने जेल में डालना शुरू कर दिया लोगों को, है ना। लोगों को जेल में डालना शुरू कर दिया, और जिन लोगों ने इसका विरोध किया या तो उनको मार दिया गया या फिर उनको 10-10 वर्षों की कैद देके जेल में बंद कर दिया गया, उनके हथियार छीन लिए गए, है ना। अब
जब हथियार छीने गए तो मेरठ में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी अपमान का विषय इसको समझा और ऐसी स्थिति में महिलाएं भी आगे चली आई, है ना। और मेरठ के सैनिकों ने 10 मई 1857 को जेल खाने को तोड़ना चालू कर दिया और भारतीय सैनिकों को मुक्त करना और अंग्रेजों को मारना शुरू कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा, एक डेट मैंने आपको बताई थी अभी 31 मई 1857। गड़बड़ इसमें क्या होता है, 31 मई 1857 की हमने डेट बताई और ये 10 मई 1857 को ये विद्रोह होना शुरू हो गया। यहीं से जो सैनिक थे उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। इसीलिए माना जाता है कि इसमें कोई निश्चित समय नहीं रखा गया था, ठीक है। तो 10 मई 1857 को जेल में तोड़फोड़ और ये सब काम शुरू हो गया। मेरठ में जब सफलता मिली तो सैनिक कहे अब चलो दिल्ली चलो, और दिल्ली की तरफ बढ़े। दिल्ली पहुँचे और दिल्ली जब पहुँचे तो वहाँ पे कर्नल रिपले हुआ करता था, रिपले। तो रिपले को मार गिराया उन्होंने, इसकी हत्या कर दी। दिल्ली में इसकी हत्या इन्होंने कर दी, हत्या कर दी और दिल्ली पर अधिकार जमा लिया। अलीगढ़, इटावा, गोरखपुर, बुलंदशहर, इन सब क्षेत्रों में भी स्वतंत्रता की घोषणा की गई। 1857 का जो ये समय, ये जो क्रांति चल रही थी, ये जो विद्रोह था, इसमें सबसे बड़ी बात थी कि जैसे आज हिंदू मुस्लिम ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, इसमें दोनों लोगों ने, दोनों हिंदू मुस्लिम मुख्य रूप से यहाँ रहने वाले लोगों में दो ही धर्म के लोग जो ज़्यादा संख्या में थे, बहुसंख्य थे, तो हिंदू और मुस्लिम ने साथ मिलकर पार्टिसिपेट किया, है ना। जो भी क्रांति होनी थी, जो भी कार्यक्रम होने थे, उसका पूरा एक प्लानिंग इन दोनों ने मिलके किया, ठीक है, और एक दूसरे को सपोर्ट किया, ठीक है। बाद में मुस्लिम और हिंदू में फूट पड़ेगी, वो भी अंग्रेज़ों के कारण पड़ेगी। कुछ हमारे यहाँ व्यक्तिगत स्वार्थ वाले लोग आ जाएंगे, जिन्ना जैसे लोग आएंगे, तो अब जो भी होंगे तो अब वो तो आगे के चैप्टर्स में आएगा तो आप समझेंगे ही। लेकिन पहले एक साथ मिलकर ये दोनों लोग, दोनों जो धर्म हैं, वो साथ में मिलकर काम कर रहे थे, है ना। तो विरोध, जो स्वतंत्रता आंदोलन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो अंग्रेज़ों का विरोध हो रहा है, उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ मतलब उस समय चल रहे थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने जब इस बात को समझा कि हिंदू और मुस्लिम अगर ये दोनों साथ इसी तरीके से बने रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हमको बहुत जल्दी भागना पड़ेगा। तो इसी में इन्होंने फूट डालने का काम किया। फूट डालो और राज करो की जो नीति थी, वो अंग्रेज़ों की नीति यहीं से आई, ठीक है। तो उन्होंने फूट डालो और राज करो नीति के तहत हिंदुओं और मुसलमानों को तोड़ने का फिर प्रयास किया, है ना। तो इसी कारण से एक चीज़ ये भी देखिए, और इससे ज़्यादा एकजुटता 1857 की क्रांति से ज़्यादा एकजुटता फिर कभी आपको दिखेगी भी नहीं इतने व्यापक पैमाने पर। और आप देखिए कारतूस में जो प्रयोग हुआ था, कारतूस की जो हमने बात की थी, तो कारतूस में हमने क्या कहा, कारतूस में सुअर की भी चर्बी थी और गाय की भी चर्बी थी। इसका मुस्लिम से और इसका हिंदू से कनेक्शन था। गाय हिंदुओं के लिए और मुस्लिमों के लिए सुअर, ये दोनों के मांस वो नहीं खा सकते, उनके चर्बी को मुंह में नहीं रख सकते, ठीक है। तो इसी कारण से ये फूट डालने की बात, या हर तरीके से मतलब दोनों धर्मों को करने की बात ये कि इन्होंने किया था, तो दोनों धर्म इनके खिलाफ हो गए थे, दोनों धर्म इनके खिलाफ हो गए थे। तो आगे ये एक ना हो पाए तो ये फूट डालने की बात करेंगे, तो आगे इसमें सफल भी होंगे, है ना, जिन्ना जैसे लोग फिर बनेंगे। तो इस तरीके से ये 1857 की क्रांति का उस समय की जो मतलब उस समय का एक कारण हो गया, और कारण के बाद में उस समय की परिस्थितियां हमने देखी कि उस समय की क्या परिस्थितियां थी। अब 1857 की क्रांति के बारे में एक बात और कही जाती है, जैसे हाँ कही बात, क्या बात तो जो है वो अभी हम स्टेटमेंट में देख लेंगे, किसने क्या कहा कैसे, उसको बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखें कि जो विद्रोह हुए, जैसे 1857 का विद्रोह हुआ, तो उस समय दिल्ली के सम्राट थे बहादुर शाह जफर, है ना। तो दिल्ली के सम्राट जो बहादुर शाह जफर थे वही नेतृत्व कर रहे थे, है ना। नेतृत्व का मतलब एक उनको बना दिया गया था कि उनके अंडर में हम लोग ये विद्रोह कर रहे हैं। नेतृत्व जो था वो नाम मात्र का था, औपचारिक नेतृत्व था, है ना। लेकिन वास्तव में जो विद्रोह का नेतृत्व था वो जनरल बख्त खां के हाथों में था। बरेली में सैन्य विद्रोह के ये अगुआ थे जनरल बख्त खां। तो इनका सबका नाम भी इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना होगा, आपसे प्रीलिम्स में भी पूछा जाएगा।
तो बहादुर शाह जो थे वो गद्दी पर बैठे थे, तो इस कारण से जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति महोदय होते हैं, ठीक है, तो वो। लेकिन अगर वास्तविक आपसे पूछा जाए कि इसमें पार्टिसिपेशन कौन कर रहा था, वास्तविक रूप से नेतृत्व कौन कर रहा था, अगवाकार कौन था, तो बहादुर शाह जफर नहीं थे, जनरल वक्त खां थे। वक्त खां, वक्त खां। और वक्त खां जो थे ये बरेली जो था, बरेली रियासत हुआ करती थी, तो बरेली के सैन्य विद्रोह, तो बरेली के सैन्य विद्रोह के अगुवा थे और यही वास्तविक नेतृत्व भी कर रहे थे ये 1857 के विद्रोह का, इसके ये नेता थे। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये आता है कि जैसे वक्त खां के बारे में और अगर आपसे डिटेल में पूछा जाए तो वक्त खां के नेतृत्व में जो इनका जो दल था 10 सदस्य थे, जिनमें से 6 सेना के थे और 4 नागरिक विभाग के थे। ये भी ध्यान रखिएगा, 10 सेना के थे वक्त खां के इसमें नेतृत्व में, ये 10 लोग थे, ये 6 सेना के थे और 4 इसमें नागरिक थे, सिविलियन थे, ये सैनिक और ये सिविलियन थे। इन्हीं के अंडर में ये पूरा चला रहे थे, ठीक है। और ये जो दल था ये न्यायालय सम्राट के नाम से सार्वजनिक मुद्दों की सुनवाई भी करता था। न्यायालय सम्राट, ये जो दल है यहाँ पे, ये 10 लोगों का दल है, ये न्यायालय सम्राट के नाम से, ये सब फैक्ट आप बहुत कम पाते होंगे, ये स्टैंडर्ड बुकों में दिया रहता है, जनरल बुक्स में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, जनरल बुक्स में आपको नहीं मिलेगा। तो न्यायालय सम्राट के नाम से सार्वजनिक मुद्दों की ये सुनवाई करता था। एक चीज़ मैं बताऊं, आजकल ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पर जो कूड़ा फैलाया जा रहा है, जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि सरल चीज़ें सबको समझ में आती हैं तो भीड़ वहीं पर होती है और लोगों को लगता है अरे वाह, व्यूज़ देख के लोग जाते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड जब आपको पढ़ना है तो आपको टेक्स्ट बुक पे जाना पड़ेगा, या फिर कोई ऐसा हो जिसको पता हो कि क्या पढ़ना है क्या पढ़ाना है। लेकिन मैं आपको तब भी सलाह देता हूँ कि आपको जब भी मौका मिले तो एक एक सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक आप समाप्त करिए, कोई एक पढ़िए, ज़्यादा ना पढ़िए, अच्छी टेक्स्ट बुक लीजिए, उसको पढ़िए, तब आपको अच्छी चीज़ें, कॉन्सेप्ट मिलेगा, पूरी कहानी समझ में आएगी, फैक्ट तो जो मिलेंगे वो मिलेंगे ही, ठीक है। तो ये न्यायालय सम्राट के नाम से सार्वजनिक मुद्दों पर ये सुनवाई भी करता था। और बहादुर शाह जफर जो थे, बहादुर शाह जफर का विद्रोहियों पर कोई नियंत्रण नहीं था, ना वो ज़्यादा संपर्क ही रखते थे, सब कुछ इन्हीं के हाथ में था, वक्त खां के हाथ में। तो कभी भी आपसे वक्त खां को बरेली से सुमेलित करके या ये जो फैक्ट मैंने बताए हैं कि वास्तविक नेतृत्व किसके हाथ में था, ये ऐसे पूछा जा सकता है। और बहादुर शाह जो थे ये वास्तव में वो तो वृद्ध हो चुके थे, अक्षम थे हर तरीके से, व्यक्तित्व भी उनका बहुत सुदृढ़ नहीं था, दुर्बल व्यक्तित्व के वो धनी थे, है ना। तो वो किसी भी तरीके से नेतृत्व करने में सक्षम भी नहीं थे, ये भी आप जान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक लिस्ट मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा अधिकतर, ठीक है। तो जैसे दिल्ली में वक्त खां ने नेतृत्व किया, बरेली वाले उसके थे, लेकिन ये दिल्ली में पूरा नेतृत्व इन्होंने ही किया। तो वक्त खां दिल्ली से आप ऐसे सुमेल कर लीजिए, है ना। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए लखनऊ में किसने किया, कानपुर में किसने किया, बरेली में किसने किया, तो बरेली में खान बहादुर थे। वक्त खां दिल्ली, बरेली ये खान बहादुर, ये ध्यान रखिएगा। वक्त खां दिल्ली ही है, जो मैंने वो बरेली की बात बताई तो उसके प्रमुख थे वो, बाकी नेतृत्व जो है वो दिल्ली में इन्होंने, बरेली खान बहादुर। लखनऊ आपसे पूछ लिया जाए तो बेगम हजरत महल, हजरतगंज आप जानते हैं ना, बेगम हजरत महल पार्क भी है वहीं। कानपुर अगर आपसे पूछ लिया जाए, कानपुर, तो कानपुर में किसने किया था, नाना साहब ने, नाना साहब ने किया था। ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाए ये बिहार में जैसे पूछ लिया जाए, यहाँ से प्रश्न आता है, तो बिहार में जो किया था वो कुंवर सिंह ने किया था, बिहार में कुंवर सिंह ने किया था। फैजाबाद भी आपसे पूछा जाता है, झांसी भी आपसे पूछा जाता है। मौलवी अहमदुल्ला, यही थे ना। झांसी रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, इसको नोट कर लीजिए इसी समय, रानी लक्ष्मीबाई ने। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से रिलेटेड थे।
प्रयागराज या इलाहाबाद, उस समय इलाहाबाद हुआ करता था। लियाकत अली, लियाकत अली ने। अच्छा एक चीज़ बताइए, जिस गहराई में आप कभी उतरे नहीं हैं उस पानी का था कैसे लगा पाएंगे आप कि कितना गहरा है? जिसने एग्ज़ाम दिया ही नहीं है, जिसने कभी इंटरव्यू दिया ही नहीं है, जिसने मेंस का एग्ज़ाम लिखा ही नहीं है, प्रीलिम्स जिसका नहीं पास हो रहा है, वो धड़ल्ले से पढ़ा रहा है, बता भी रहा है कि हमने कभी एग्ज़ाम नहीं दिया लेकिन मैं सबसे बड़ा टीचर हूँ, और वो क्या पढ़ा रहा है उसको खुद नहीं पता है ना। यहाँ पर ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहीं से पूछा जाएगा और यही लिस्ट लेके लोग डिस्कस कर रहे हैं। सही बात है, यहाँ से आएगा, मिल जाएगा प्रश्न, लेकिन कॉन्सेप्ट तो कुछ दिमाग में आपको बिठाना पड़ेगा। केवल प्रीलिम्स पास करके आपका काम चल जाए तो आप बताइए, आपको प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के लिए भी तो कुछ काम करना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं, कभी कभी प्रीलिम्स में भी कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, तो कॉन्सेप्ट बेस्ड अगर प्रश्न आप कर पाएंगे तभी आपका प्रीलिम्स पास होगा। आप एक ऐसे जोन में पहुंचेंगे जब आप कंफर्ट रहेंगे कि हाँ हमारा प्रीलिम्स पास हो रहा है, समझ रहे हैं, तभी आप कह सकते हैं। कैसे ऐसे कह सकते हैं, बात समझ में आई? तो ये ध्यान रखिए आप। ग्वालियर में पूछा जाता है तात्या टोपे। अब आपसे तात्या टोपे पे टिप्पणी भी बिहार वगैरह में पूछ ली जाती है। एमपी का एग्जाम आप देंगे, वहां पे तात्या टोपे पे टिप्पणी आपसे कहिए पूछ ले, 2 नंबर में 3 नंबर में क्वेश्चन छोटे छोटे बना दिए जाते हैं। गोरखपुर में ऐसे गजाधर सिंह थे, गा से गोरख और गा से गजाधर, तो गोरखपुर में गजाधर सिंह, गजाधर सिंह, ठीक है। ऐसे ही आपसे अगर एक पूछ लिया जाए संभलपुर में, तो वहां पे थे सुरेंद्र साई। एक आपसे पूछा जाता है फर्रुखाबाद, तफज्जल हुसैन। तफज्जल हुसैन ही इनका नाम था, नवाब थे ये, नवाब तफज्जल हुसैन, इन्होंने किया था। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से ये जो है आपको इम्पोर्टेंट ये याद रखना है। रायपुर भी, जैसे छत्तीसगढ़ आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, उधर के एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, तो रायपुर में नारायण सिंह ने किया था, ये पूछा जा सकता है। ये लिस्ट आप तैयार कर लीजिए, ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो नोट्स मिलेंगे उसमें भी ये लिस्ट रहेगी। नोट्स थोड़ा रोक के मैं देता हूँ, उसका कारण क्या है? कारण यही है कि आप लोग वीडियोस भी देखें, नहीं तो मैं कई बार जानता हूँ, मैं इसीलिए हफ्ते हफ्ते पर नोट्स रोक दे रहा हूँ, फिर एक साथ नोट्स दे रहा हूँ। पढ़िए, फिर 2-4 क्लास का नोट्स एक साथ पढ़ डालिए। लेकिन इसलिए मैं दे रहा हूँ क्योंकि अगर आप उसको केवल वीडियो बिना देखे नोट्स ही पढ़ना है तो आप लूसेंट पढ़ लीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो स्टेप बाई स्टेप चलना पड़ेगा आपको, स्टेप बाई स्टेप। अगर आप ऐसा नहीं चल रहे हैं तो आप इस कोर्स का पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसीलिए मैं पहले क्या करता था, रोज़ नोट्स देता था। तो मैंने देखा कि मुझे तो यहाँ पता चल जाता है ना कितने लोगों ने वीडियोस देखा, कितनी देर देखा, सब पता चल जाता है, एक एक चीज़ें पता चल जाती हैं। ऐप में आप लॉगिन हैं, क्या कर रहे हैं, ऐप में कितना समय दे रहे हैं, ये सब पता चलता है। आप पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये पता चलता है। जैसे टेस्ट की बात हो रही है, टेस्ट थोड़ा सेगमेंट में पढ़ लीजिए तो टेस्ट लूँगा। टेस्ट मेरे लिए कोई बिल्कुल सिंपल सा है, सब टेस्ट बने रखे हुए हैं, मैं दूंगा, आप उसको करिए। अब हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, हिस्ट्री का टेस्ट करवा दूंगा, 3 सेक्शन का, सब कुछ आपका तैयार हो जाएगा। तो लेकिन इम्पॉर्टेंट है ये कि आप वीडियोस भी देखें, ठीक है, और साथ साथ में ऐसे पढ़ें भी। चलिए, 1857 की जो ये क्रांति थी, इसका फिर दमन हुआ, और इसका जो दमन हुआ, भारतीयों में जो अंग्रेज सरकार देख रही थी कि आक्रोश बढ़ रहा है, तो अंग्रेज भी चिंतित हो रहे थे, घबरा गए वो। तो क्रांति की जो ये विभीषिका थी, क्रांति की आप ये कह सकते हैं जो ज्वाला भड़की, उससे डर कर अंग्रेजों ने फिर कहा कि अब किसी तरीके से इसको दबाना है ना। केनिंग था उस समय, केनिंग जो था वो उस समय वायसराय हुआ करता था, तो और बाहर से उसने सेना मंगवाई। केनिंग था, वायसराय केनिंग हुआ करता था, वायसराय जो है ये केनिंग हुआ करता था, और केनिंग ने बाहर से सेनाएं मंगवाई। और ये प्रश्न पूछा जाता है कौन वायसराय था, है ना, और सेना मंगवा के, जैसे जनरल नील के नेतृत्व वाली सेना
को भेजा बनारस और इलाहाबाद। तो जनरल नील जो था, नील, ये पहुंचा बनारस और इलाहाबाद। यहां पर इसने विद्रोह को बहुत बुरी तरीके से कुचला, समझ रहे हैं, मतलब बहुत अमानवीय तरीके से क्रांतिकारियों को मार डाला, गला काट दिया, सर फोड़ डाला, उनका रक्त रंजित कर दिया। सामान्य जनता को भी इसने नहीं छोड़ा, गांव गांव लूट लिए गए। ये नील जो था, ये नालायक नील यही किया, फांसी की सजा दी बहुत सारे लोगों को। ठीक है, जब दिल्ली में बहादुर शाह को गिरफ्तार किया अंग्रेजों ने, तो गिरफ्तार करने के बाद वहां भी नरसंहार शुरू हो गया। वहां पे जनरल एंसन था, है ना, कमांडर इन चीफ था जनरल एंसन। तो जनरल एंसन जो था, जनरल एंसन ने कहाँ पे, दिल्ली में लोगों की हत्या करवाई, नरसंहार वहाँ शुरू हुआ। फिरोजपुर, जालंधर, फूलपुर, अंबाला, वहाँ पर खूब निर्मम हत्याएं, दिल्ली व आसपास, यहाँ पर इसने खूब ज़्यादा, दिल्ली के आसपास का जो एरिया था वहाँ पर सैनिक नियमों का उल्लंघन कर कैदी सिपाहियों में को कई मतलब ऐसे उठाया गया और तोपों के मुंह पे रखा गया और दाग दी गई तोपें, सब तरीके से उल्लंघन कर दिया। कहीं भी ऐसा नहीं है कि ऐसा किया गया हो, मतलब नॉर्मली ऐसे जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हैं, उपनिवेश जहाँ पे आपने स्थापित किया है, इस तरीके से निर्मम हत्याएं की गई, है ना, जिंदा जला दिया गया सिपाहियों को। अंग्रेज बहुत नालायक थे। अंग्रेज अपनी सत्ता को काबिज रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे, और इन नालायकों ने ऐसे काम किए। कितने नालायक थे आप सोचिए, ये दमन कर रहे हैं, है ना। जब जहां जहां काम नहीं चला तो वहां पर इन्होंने प्रलोभन से काम लिया, लोगों को मिलाया अपने हाथ में, लोगों को मरवाने के लिए दूसरे लोगों का, यहीं के लोगों का हेल्प अपने पक्ष में करके इन्होंने किया। बहुत ही कठिन होता जा रहा था, क्रांतिकारियों का दमन बहुत कठिन होता चला जा रहा था, है ना। और क्रांति जो थी वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से जोर पकड़ रही थी, है ना। एक लिस्ट मैं आपको दूंगा कहाँ पर किसने क्या दबाया, तो वो सारी चीज़ें, है ना, कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आपकी उसमें लिस्ट में वो रहेगा, उसको देख लीजिएगा कहाँ किसने दबाया, कुछ स्टेटमेंट भी हम देख लेंगे। लेकिन जो क्रांति ये हुई, क्रांति का परिणाम क्या रहा? परिणाम ये रहा कि क्रांति होने के बाद में जैसे थोड़ा सा अंग्रेज सतर्क हो गए, है ना। भारत शासन अधिनियम 1858 पारित हुआ और भारत का शासन प्रत्यक्षतः ब्रिटिश नीति से होने लगा, और ऐसा करने से कंपनी द्वारा शासन व्यवस्था के लिए संगठित बोर्ड ऑफ कंट्रोल, द कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स और द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इनका विघटन कर दिया गया। द कोर्ट ऑफ कंट्रोल, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का विघटन हो गया, और इनके स्थान पे द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, भारत सचिव, भारत सचिव जो कहते हैं ना, तो भारत सचिव का पद सृजित किया गया, भारत सचिव का पद सृजित किया गया, नए पद का सृजन किया गया। और इस सचिव की सहायता से इंग्लैंड में एक परिषद का गठन किया गया, और अब भारत का गवर्नर जनरल ब्रिटिश सरकार का फिर प्रतिनिधि बन गया, और इसे फिर वायसराय फिर कहा जाने लगा। बात समझ आ रही है? जो ये सचिव था, सचिव की सहायता के लिए एक परिषद का गठन किया गया, और जो गवर्नर था, गवर्नर जनरल ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि बन गया जो भारत का गवर्नर था, और इसे वायसराय कहा जाने लगा। ठीक है, तो वायसराय कहाँ से बना ये आप समझ गए। ये सब परिवर्तन हुए, अंग्रेज सतर्क हो गए, है ना। भारत से अच्छे संबंध के लिए उस समय महारानी विक्टोरिया ने अच्छे शासन प्रबंध की स्थापना के लिए कदम उठाए, अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की यहाँ से जनता से, लेकिन जो कर चुके हैं वो तो नहीं भूल जाएगी जनता ना। तो भारतीयों का जो रोष था कुछ समय के लिए इन सब कारणों से थोड़ा ठंडा पड़ा, लेकिन अंग्रेज सतर्क बहुत हो गए, बहुत सतर्क हो गए। उच्च पदों पर पहले भी सैनिक नहीं रहते थे, अब आगे भी निश्चित कर लिया कि सैनिकों को तो उच्च पदों पर बैठाने वाला नहीं है, क्योंकि सैनिक जो चाहे वो कर सकते हैं, जब चाहे तो तख्ता पलट सकते हैं। भारतीय सेना जब चाहे कुछ भी कर सकती है। वो अलग बात है कि वो हमारी भारतीय सेना है,
छोटी छोटी सेनाएं जिनके पास कुछ संगठनात्मक शक्ति नहीं है, वो सब तख्ता पलट के अपना क्या करती हैं, सत्ता पर काबिज हो जाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ लोकतंत्र है, सच्चा वाला लोकतंत्र है, उसकी कुछ खामियां हैं, अलग बात है ना। अब हम ही नहीं चुन पाए, हमने गलत व्यक्ति को चुन लिया, तो उसमें सिस्टम में क्या खामी है, वो हमारी गलती है। तो अंग्रेज सतर्क हो गए, शस्त्र वगैरह पे प्रतिबंध लगा दिया अंग्रेजों ने, देसी राजाओं से मित्रता कर ली अंग्रेजों ने, है ना। 1 नवंबर 1858 की बात है, देसी राजाओं का सम्मान करने की घोषणा की महारानी विक्टोरिया ने, क्योंकि देसी राजाओं के साथ विरोध की नीति लेके वो नहीं चल पा रहे थे। तो देसी राजाओं के साथ मित्रता करने और इसका लाभ उठाने का उन्होंने मार्ग अपनाया, और ये देसी राजा लालच में पड़ के उनका साथ भी दिए। ये भी एक समस्या रही है हमारे गुलामी का, ये भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण कारण रहा है। अंग्रेजों ने धीरे धीरे फिर शिक्षा पद्धति में दखल देना शुरू किया, पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली यहाँ पर उन्होंने कहा कि अब इनकी संस्कृति में, इनके माइंडसेट में परिवर्तन करना पड़ेगा, इनको अगर लंबे समय तक गुलाम बनाए रखना है ना। ये सारा वैचारिक आंदोलन अंग्रेजों ने शुरू किया, और उसमें भारत के लोग उसमें पार्टिसिपेट भी कर, नई चीजें थी, ठीक है। लेकिन इन सब से हुआ क्या, अंग्रेज जो है सतर्क बहुत हो गए, सरकार की नीति में भी बहुत सारे परिवर्तन किए गए, बहुत कठोर नीतियां कर दी गई, दमनात्मक नीतियां अपनाई गई। ये सब इसके परिणाम थे। और भारत के लोगों में क्या हुआ, भारत के लोगों में कुछ असर पड़े, भारत का जो कॉन्फिडेंस लेवल था, भारत के लोगों का आत्मबल में वृद्धि हो गई, लगा कि हाँ कुछ हम कर सकते हैं, अंग्रेजों को परेशान कर सकते हैं, है ना। क्योंकि अंग्रेजों को हिला के रख दिया, बाहर से सेना मंगाई गई, तब राजनीतिक जागृति आई, राजनीतिक रूप से जो भारतीय थे तो पॉलिटिकली ये जागृत हो गए, जग गए एकदम से। संगठन की प्रेरणा मिली कि अगर संगठित होकर और सही से करेंगे तो एक दिन हम खरीद देंगे इनको। 1857 की जो क्रांति थी, ये अगर और संगठित होती तो उसका कुछ और असर दिखता। एकता की प्रेरणा मिली, है ना, एकता की प्रेरणा मिली। स्वतंत्रता आंदोलन की एक नई दृष्टि जागृत हुई कि हम एकजुट होकर अंग्रेजों से अपने को बचा सकते हैं, अंग्रेजों को भारत से बाहर खड़ेज सकते हैं। ये सारी चीजें समझ में आने लगी भारतीयों को। असफल क्यों हुए थे? क्योंकि निश्चित समय की प्रतीक्षा नहीं की गई। 31 मई 1857 का दिन निर्धारित किया गया, 10 मई को ही विद्रोह हो गया। शुरुआत में ही हमने बात की है कि कहा जाता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कहा जाता है कि हाँ संगठनों ने सब बनाया गया था, लेकिन पालन नहीं हो पाया। देसी राजाओं का भी देश द्रोही रुख था, वो अंग्रेजों से मिल गए, सॉरी अंग्रेजों से मिल गए, अंग्रेजों की खुलकर सहायता की उन्होंने। पटियाला के, अफगानिस्तान के, नेपाल के राजाओं ने अंग्रेजों की सैनिक सहायता की, आर्थिक मदद भी की। सांप्रदायिकता का भी खेल हुआ, हिंदू मुसलमानों को तोड़ने भी लगे थे अंग्रेज। थोड़ा बहुत आंशिक रूप से सफलता उन्होंने उसमें प्राप्त की थी। मराठे, सिख और गोरखों को बहादुर शाह के खिलाफ खड़ा कर दिया। उन्होंने ये महसूस कराया कि बहादुर शाह के हाथों में सत्ता अगर आ गई तो हिंदुओं के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सारी चीजें हुई, इस कारण से हम असफल रहे। और वास्तव में एकता में बहुत बड़ी शक्ति होती है। अगर एक नहीं होंगे तो कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। एकता, स्टूडेंट्स का हित हो जाता है। स्टूडेंट का हित क्यों हो जाता है? आयोग कुछ भी कर देता है, स्केलिंग हटा देता है, स्केलिंग ला देता है, कुछ भी हो जाता है, फिल्म्स का पैटर्न चेंज हो जाता है, विज्ञापन में कुछ निकलता है, कुछ पे कुछ कर दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्टूडेंट्स एक नहीं है, कोई एक मंच नहीं है जिसमें स्टूडेंट एक हो। 1857 की क्रांति में भी यही था। कहने का मतलब ये था कि एकता सही से नहीं बन पाई, समय बहुत सही से निर्धारित नहीं हो पाया। आज भी स्टूडेंट अगर अच्छे से संगठित होकर एक मंच पे आके अपना मांग रखे तो युवा शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है। सरकार को झुकना पड़ेगा और उसको मानना पड़ेगा जो युवा कहेंगे। केवल चुनाव के समय नहीं, वैसे भी मानना पड़ेगा। विज्ञापन में कुछ निकल रहा है, उसके बाद में स्केलिंग क्यों हटा दी गई? विज्ञापन में कुछ हो रहा है और उसमें पहले माना जा रहा है कि वो लेवल माना जाएगा, फलाना ये सर्टिफिकेट माना जाएगा, फिर उसमें क्यों चेंज कर दिया गया? सीटें खाली जा रही हैं। अरे बाद में प्रशिक्षण देके जो लोग एलिजिबल है उनको आरओ में सीटें खाली एआरओ की चली जाती हैं। टाइपिंग कम आ रही है, ज़्यादा आ रही है, सीटें खाली क्यों छोड़ी जाए? उनको बाद में सिखाया जा सकता है। सारे लोग नौकरी कर रहे हैं, उनको टाइपिंग आती है क्या? लेकिन हमारा संगठन नहीं है, हमारे पास एकता नहीं है,
इस कारण से ऐसा है कि हमारा कितना भी शोषण हो जाए हम कुछ नहीं कर पाएंगे। नेता लोग इकट्ठा भी होंगे तो क्या होगा, नेता लोग इकट्ठा हो जाएंगे, कुछ चंदे लगेंगे, अलग अलग गुट में बढ़ जाएंगे, वो अपना वकील लिए घूम रहे हैं, वो अपना वकील लिए घूम रहे हैं, केस लगेगा, डिसमिस हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है। बाकी एक समस्या ये थी कि हमारे सैनिकों के पास शस्त्र अस्त्र भी छीन लिए गए थे, पर्सनल तो थे नहीं, तो उनके पास शस्त्र अस्त्र थे, इसलिए भी समस्या हुई, है ना। साधनों का हमारे पास अभाव था, सैनिक संख्या में अंतर था, उनके पास संगठित सेना थी, हमारे पास ऐसा नहीं था। ठीक है। एक मुद्दा आता है कि इसको क्या कहें, स्वतंत्रता संघर्ष कहें या सैनिक विद्रोह। 1857 का जो विद्रोह था वो शोषित, प्रताड़ित, उपेक्षित भारतीय जन समूह की स्वतंत्रता प्राप्ति की एक, आप कह सकते हैं, एक गुहार थी, एक तीव्र उत्कंठा का प्रतीक था। ये 1857 में जो विद्रोह हुआ ये कोई एक दिन का विद्रोह नहीं था, लंबे समय से इसके बीज पीछे बोए हुए थे, लोग प्रताड़ित हो रहे थे, पीड़ित हो रहे थे, तो ऐसा हुआ। कोई इसको सैनिक विद्रोह कहता है, कोई गदर कहता है, कोई कुछ कहता है ना। जैसे बहुत सारे इतिहासकार हैं, उन्होंने इसको 1857 के विद्रोह को सैनिकों द्वारा छोटे स्तर पर किया गया विद्रोह बोला। जैसे रमेश चंद्र मजूमदार हैं, यहाँ के सुरेंद्र सेन हैं, ये मतलब यहाँ के इतिहासकार हैं, हरि प्रसाद चट्टोपाध्याय हैं, पूरन चंद जोशी हैं। ऐसे विदेशी जो इतिहासकार हैं, सर जॉन रिले हैं, जेम्स आउट्रम हैं, विलियम हार्वर्ड रसेल हैं, ये सब भी कहते हैं कि ये छोटे स्तर पर ऐसे विद्रोह हो गया था, है ना। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू, विनय दामोदर सावरकर, रिजवी, M.A. रिजवी, बेंजामिन डिज़रायली, बिपिन चंद्रा, ये लोग जो है, मैकार्थी, नॉर्टन, ये लोग कहते हैं कि 1857 का जो विद्रोह था वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम संघर्ष की शुरुआत थी, प्रथम संघर्ष था। प्रथम संघर्ष इसको बोलते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम संघर्ष इसको मानते हैं। ठीक है। अब 1857 का जो विद्रोह था, अब उसको कह रहे हैं कि सैनिक विद्रोह मात्र था। अब ये कैसे कह सकते हैं आप, है ना। अगर ये ऐसा होता तो उसमें केवल सैनिक भाग लेते, लेकिन उसमें ग्रामीण शहरी जनता ने भाग लिया था, सामान्य जन ने भाग लिया था, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है। 1857 का जो विद्रोह था वो केवल सैनिकों के द्वारा नहीं, उसमें सामान्य जनता भी पार्टिसिपेट कर रही थी। अब व्यापक स्तर पर भागीदारी नहीं हो पाई थी, वो अलग बात है। तो 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम, ये R.C. मजूमदार कह रहे हैं, तो ये सही नहीं है। 1857 का एक ऐसा स्टेटमेंट है, तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये मजूमदार का कथन है, नोट कर लीजिएगा। ये सही नहीं है कहना, स्वतंत्रता की भावना के खिलाफ है, ऐसा नहीं। जो स्वतंत्रता की भावना हमारे अंदर थी, उस भावना का निरादर है ये स्टेटमेंट। हिंदू मुसलमान सब एक होके, सम्मिलित होके लड़ रहे थे, विदेशियों को भगाने की कोशिश कर रहे थे, देश से निकालने की कोशिश कर रहे थे, उसी का ये पहला प्रयास था। 1857 फर्स्ट अटेम्प्ट था उसका। 1857 की क्रांति भारतीय स्वतंत्र संग्राम का प्रथम उद्घोष थी, इससे नकारा नहीं जा सकता, इससे बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता। तो ये रहा 1857 का जो विद्रोह है, 1857 की जो क्रांति है, उसके बारे में हमने देखा कैसे ये असफल हुआ, क्या हुआ, है ना। तो ये सारी चीज़ें। अब इसके संबंध में जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कुछ स्टेटमेंट हैं, कुछ स्टेटमेंट भी इसके बारे में पूछे जाते हैं। कुछ स्टेटमेंट में इंपॉर्टेंट आपको लिस्ट में भी दे दूंगा जो अभी तक पूछे गए हैं। जैसे एक बार ये कहा गया कि वर्ष 1857 या वर्ष 57 का विद्रोह सिपाही विद्रोह था। ये रॉबर्ट्स, जेड रॉबर्ट्स एक इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने ऐसा कहा है। लॉरेंस ने कहा कि 1857 की घटना सिर्फ गाय की चर्बी से उत्पन्न सैनिक उत्पात थी। ये बदमाश लॉरेंस कह रहा है कि ये उत्पात थी केवल, समझ रहे हैं। रसेल कह रहा है 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संघर्ष नहीं, धार्मिक युद्ध था। अब धार्मिक युद्ध भैया कैसे कह दे रहे हो, हिंदू मुस्लिम दोनों साथ मिलकर उसमें लड़ रहे हैं, धार्मिक युद्ध किसके खिलाफ, है ना। ऐसे ही एक स्टेटमेंट है, छोटे स्टेटमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। जैसे 1857 की विद्रोह के बारे में एक स्टेटमेंट मजूमदार का है, R.C. मजूमदार कहता है कि विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था और
ये सैनिक विद्रोह से बढ़कर कुछ नहीं था। ये मजूमदार कहते हैं, दिमाग में बिठा लीजिए, लिख लीजिए कि विद्रोह 1857 के विद्रोह में 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था, राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था, और यह सैनिक विद्रोह से बढ़कर और कुछ भी नहीं था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक कथन नोट करिए। सन 57 का विद्रोह सिपाही विद्रोह नहीं, सन 57 का विद्रोह सिपाही विद्रोह नहीं, अपितु स्वतंत्रता प्राप्ति के निमित्त, नोट करिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के निमित्त भारतीय जनता का संगठित संग्राम था। एक स्टेटमेंट और नोट करिए। 1857 का विद्रोह स्वधर्म और राजस्व के लिए लड़ा गया राष्ट्रीय संघर्ष था। स्वधर्म और राजस्व के लिए लड़ा गया राष्ट्रीय संघर्ष था। आगे नोट करिए डैश लगा के, विनायक दामोदर सावरकर। एक स्टेटमेंट है आउट्रम का, 1857 का विद्रोह मुसलमानों के संयंत्र का परिणाम था, उनके षड्यंत्र का परिणाम, ऐसा इन्होंने कह दिया है। एक और नोट करिए, 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह सचेत संयोग से उपजा राष्ट्रीय विद्रोह था। सचेत संयोग, राष्ट्रीय विद्रोह, ये किसने कहा था? बेंजामिन डिज़रायली का नाम सुना है, उसने कहा था, है ना। एक छोटा स्टेटमेंट और है, उसको भी नोट कर लीजिए। 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह ना होकर नागरिक विद्रोह था। यह कहा था जॉन ब्रूस नॉर्टन ने। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, बाकी नोट्स मिलेगा, उसमें काम भर की चीज़ें दे दी जाएंगी, कहाँ दबाया हुआ गया ये सब बता दिया जाएगा उसमें। ठीक है, फिर अगली क्लास में हम मिलते हैं, और अगली क्लास का जो हमारा टॉपिक होगा उस क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे। 1857 की विद्रोह को हमने कवर कर लिया है, अब 1857 की विद्रोह के बाद में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पे हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।